हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ अस्मिता। प्रीवियस लेक्चर में हम माइनर एग्रीमेंट शुरू कर चुके थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो केस था हमारा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको कहा था कि कुछ और केसेस जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं माइनर एग्रीमेंट में, तो आज हम वही केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो केस है वो है हमारा लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शेल का केस है। ठीक है, तो इसमें क्या था, कुछ थोड़े से फैक्ट्स मैं पहले बता देती हूँ। इसमें इस केस के फैक्ट्स आप समझ लो कि जो शेल था ये एक माइनर था। ठीक है, इसने फ्रॉडुलेंटली जो है वो अपनी एज को जो है वो क्या किया, उसने हाइड किया और लेस्ली लिमिटेड कंपनी से उसने क्या किया, अपना लोन जो है वो ले लिया। 400 जो है ना वो पाउंड का उसने लोन जो है वो ले लिया। ठीक है, बाद में जब उसको बोला गया, लिमिटेड कंपनी ने उसको बोला कि भाई हमें अपन हमारा लोन वापस करो, तो शेल ने जो है उसे क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, लोन देने से मना कर दिया। तो ये जो है वो कहाँ पर गई, ये कंपनी जो है वो कहाँ गई, कोर्ट में गई। ठीक है, इस कंपनी ने जो कोर्ट में जाकर के कंटेंशन दी, तो उसने कंटेंशन क्या दी, उसने ये कहा कि हम यहाँ पर माइनर की जो नेचर है, मतलब माइनर एग्रीमेंट की जो नेचर है उसको कंटेस्ट नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि ये वॉइडेबल है या वॉइड एग्रीमेंट है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इस शेल को जो है वो क्या किया जाए, फ्रॉड के लिए, या जो ये इसने डिसिट हमारे लिए धोखा जो हमें दिया था एज को लेकर के, इसको क्या किया जाए, स्यू किया जाए। कहाँ पर, अंडर टोर्ट, पहले कंटेंशन। ठीक है, लेस्ली लिमिटेड कंपनी ने क्या कहा कि जो माइनर है इट मस्ट बी sued फॉर द फ्रॉड और द डिसिट अंडर द टोट। तो देयरफॉर ही मस्ट बी आस्क्ड, ये जो शेल है ही मस्ट बी आस्क्ड टू रेस्टोर द मनी। भी उसको कहो कि वो मनी वापस करे और टू कंपनशेट इट, या कंपनशेट करे किसके लिए, फॉर दिस फ्रॉड, इस फ्रॉड के लिए। क्योंकि अगर ये कंपनशेट करता है तो इट वुड नॉट अमाउंट टू द एनफोर्समेंट ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, कंटेंशन समझ में आ गई। लिमिटेड कंपनी ने कंटेंशन क्या की कि इस माइनर को फ्रॉड या डिसिट के लिए टोट के अंदर जो है वो क्या किया जाए, स्यू किया जाए। इसको बोला जाए कि ये मनी को क्या करे, रेस्टोर करे, या फिर उसको क्या करे, कंपनशेट करे। हम इसकी जो मतलब एग्रीमेंट है हम उसकी एनफोर्समेंट नहीं करवा रहे, हम उस फ्रॉड के लिए सिर्फ क्या चाहते हैं, कंपनसेशन चाहते हैं अंडर द टोट। ठीक है, क्लियर है इतना। अब कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, कोर्ट ने बोला नो, कोर्ट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। उसने कहा नहीं। अब नहीं में उसने क्या क्या बोला, पहली बात कोर्ट ने बोला रीपेमेंट नॉट पॉसिबल। रीपेमेंट तो होगी ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो कौन सा एग्रीमेंट था, लोन का एग्रीमेंट हुआ था। अब आप सबको पता है कि जब हम लोन का एग्रीमेंट करते हैं तो क्या होता है कि ए और बी है, मान लीजिए। अब बी ने 50,000 रुपीज का ए से क्या किया, लोन लिया। अब क्या करेगा कि जो ये है ये अपने लोन को क्या कर देगा, वापस कर देगा। 50,000 रुपीज अगर उसने वापस कर दिए, वापस का मतलब अगर उसने रीपेमेंट कर दी, तो इस लोन एग्रीमेंट की क्या हो गई, एनफोर्समेंट। तो कोर्ट ने कहा कि अगर हम रीपेमेंट के लिए बोलेंगे तो इसका मतलब है कि हम वॉइड एग्रीमेंट को क्या करा रहे हैं, एनफोर्स करा रहे हैं। और वॉइड एग्रीमेंट को आपको पता है कि वॉइड एग्रीमेंट जो है वो कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि रीपेमेंट तो होगी ही नहीं। ठीक है, सेकंड, उसने कहा, कोर्ट ने कहा कि हम इसको कंपनसेशन के लिए भी नहीं बोलेंगे। इसके पीछे कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया, क्योंकि अगर हम इसको कंपनसेशन के लिए बोलते हैं तो इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर हम कंपनसेशन के लिए बोलेंगे माइनर को, तो इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअली हम उसे क्या बोल कर रहे हैं, लायबल कर रहे हैं। ठीक है, और माइनर को किसी भी कीमत पर हम लायबल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम इसको कंपनसेशन के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आया। भी कोर्ट ने क्या लॉजिक दिया, कोर्ट ने कहा कि अगर हम माइनर को कहेंगे कि कंपनसेट करो, अगर वो कंपनसेशन करता है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो अपनी लायबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहा है।
और माइनर के एग्रीमेंट में अगर आपको याद हो कि माइनर का एग्रीमेंट मतलब नॉट एनफोर्सिएबल, नॉट एनफोर्सिएबल के साथ एक बात और भी है कि हम माइनर को जो है वो लायबल नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रेक्चुअली हम उसको लायबल नहीं कर सकते। तो अब करें तो क्या करें, ठीक है। तो कोर्ट ने ये कहा, ये साथ साथ आप सारे पॉइंट नोट करते जाइएगा। कोर्ट ने ये कहा कि हम क्या अलाउड कर सकते हैं, हम रेस्टिट्यूशन अलाउड कर सकते हैं। क्या अलाउड कर सकते हैं, रेस्टिट्यूशन अलाउड कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड एक्सटेंट में। अब मैंने आपको बताया था कि रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रिटर्न व्हाट यू रिसीव अनजस्टली। जो कुछ भी आपने गलत तरीके से रिसीव किया उसे क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए, ठीक है ना। तो रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न करो व्हाट यू रिसीव अनजस्टली, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि हम रेस्टिट्यूशन जो है वो करेंगे, और कैसे करवाएंगे हम रेस्टिट्यूशन, वो भी लिमिटेड एक्सटेंट में। तो यहाँ लिमिटेड का मतलब क्या है कि कौन सी लिमिट का जो है वो कोर्ट अप्लाई कर रहा था। तो कोर्ट ने बोला कि पहली बात कि जो रेस्टिट्यूशन है वो सिर्फ किसकी होगी, प्रॉपर्टी की होगी, ठीक, ये बात क्लियर होगी। कोर्ट ने क्या कहा कि जो रेस्टिट्यूशन है वो किसकी होगी, प्रॉपर्टी की होगी। दूसरा, वो प्रॉपर्टी माइनर की पोजीशन में होनी चाहिए। दूसरा, वो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ट्रेसेबल होनी चाहिए। समझ में आया। पहली बात तो रेस्टिट्यूशन जो है वो लिमिटेड एक्सटेंट में होगी। लिमिटेड का मतलब कि कोर्ट ने क्या लिमिट लगाई, पहली बात कोर्ट ने कहा कि रेस्टिट्यूशन होगी तो सिर्फ किसकी होगी, प्रॉपर्टी की होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी भी कौन सी, जो माइनर की पोजीशन में है, यानी माइनर के पास है। और दूसरा, वो प्रॉपर्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, ट्रेसेबल भी होनी चाहिए। और यहाँ पर साइमल्टेनियस इफेक्ट है, यानी दोनों चीजें होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जो है वो माइनर की पोजीशन में भी हो, और दूसरा जो है वो प्रॉपर्टी क्या हो, ट्रेसेबल भी हो, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, 400 जो पाउंड है वो लेस्ली ले चुका था, और लेस्ली उसको खर्च भी कर चुका था। तो खर्च भी कर चुका था तो इसका मतलब है कि पहली बात प्रॉपर्टी नहीं थी, वो क्या थी, मनी, ठीक। दूसरा, ना वो उसकी पोजीशन में थी और ना ही वो क्या थी, ट्रेसेबल थी। तो यहाँ पर जो रेस्टिट्यूशन है वो भी नहीं हुई, यानी लेस्ली जो है उसको किसी भी तरह से जो है वो लायबल नहीं हुआ। ना उसने कंपनसेशन पे की, ना उसने रीपे अपना लोन जो है वो रीपे किया, यहाँ तक कि रेस्टिट्यूशन भी जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ मैं थोड़ा सा इस केस को ट्विस्ट कर देती हूँ, केस के फैक्ट्स नहीं है, मैं खुद एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर पैसे की बजाय यहाँ पर अगर दो पार्टी के बीच में लैपटॉप होता, मान लो एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती, लैपटॉप देती, तो आप मुझे बताइए कि अगर लैपटॉप देती तो क्या रेस्टिट्यूशन होती, ऑफ कोर्स होती। क्यों, क्योंकि जो लैपटॉप है वो किस में आता है, प्रॉपर्टी में। और अगर वो लैपटॉप किसकी पोजीशन में है, माइनर की पोजीशन में है, क्योंकि लैपटॉप ट्रेसेबल भी है, उसको ट्रेस भी किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर पैसे की बजाय अगर लैपटॉप होता तो इस केस में जो है वो क्या हो जाता, रेस्टिट्यूशन होता। बट जो लेस्ली का केस है वो टिपिकल जो है वो किसका केस था, लोन एग्रीमेंट का केस था, ठीक है। किसका केस था ये, लोन एग्रीमेंट का था। और लोन एग्रीमेंट में क्या होता है, पैसे का लेन देन ही होता है, ठीक है। एक पार्टी पैसा देती है और दूसरी पार्टी बदले में उसके उस पैसे को वापस कर देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोन एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इस केस के अंदर, लेस्ली वर्सेस शेल के अंदर, लॉर्ड समर ने एक जो है वो स्टेटमेंट पास की, ठीक है। उसने क्या स्टेटमेंट पास की, रेस्टिट्यूशन स्टॉप्स वेयर रीपेमेंट बिगिंस। कई बार ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आ जाती है और इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन ही बन जाते हैं। और ये स्टेटमेंट किसने दी थी, लॉर्ड समर ने दी थी। लॉर्ड समर ने क्या कहा, और ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट थी ना वो लोन एग्रीमेंट के ही केस में थी। देखो लॉर्ड समर ने क्या कहा, रेस्टिट्यूशन स्टॉप, रेस्टिट्यूशन स्टॉप हो जाएगा कब, जब रीपेमेंट जो है वो क्या होगी, बिगिन होगी, ठीक है। कैसे, अब इसका थोड़ा सा मतलब समझो। देखो रीपेमेंट का मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया कि लोन एग्रीमेंट के केस में अगर रीपेमेंट हो गई तो इसका मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा दिया, एनफोर्स करा दिया।
इन केस ऑफ द लोन एग्रीमेंट रीपेमेंट मीन्स एनफोर्समेंट ऑफ द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट एनफोर्स हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। इतना क्लियर है। रेस्टिट्यूशन जो है, रेस्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली किसके लिए होता है? रेस्टिट्यूशन होता है टू प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट। रेस्टिट्यूशन किसके लिए होता है? टू प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट। अब ध्यान से देखो इसमें, ठीक है, क्या कहता है कि अगर रीपेमेंट बिगिंस, रीपेमेंट बिगिन का मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा लिया, अगर आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी एनफोर्स करवा ली माइनर से, तो इसका मतलब है कि रेस्टिट्यूशन का तो सवाल ही नहीं होता, रेस्टिट्यूशन तो वहीं पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। और माइनर के केस में हम क्या नहीं कर सकते, हम कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो एनफोर्समेंट नहीं करा सकते। तो इसका मतलब है कि हम माइनर के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या करवा सकते हैं, रेस्टिट्यूशन करा सकते हैं। इसीलिए लॉर्ड समर ने ये कहा कि अगर रीपेमेंट हो गई तो इसका मतलब है कि रेस्टिट्यूशन जो है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, क्लियर है इतना? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि रेस्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ और किसके लिए होती है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट, और जो रीपेमेंट है वो एक्चुअल में क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, इसी केस में जो है वो कोर्ट ने एक और बात बोली थी, यू कांट डू indirectly what law forbids directly। यानी कोर्ट जिस चीज को डायरेक्टली मना कर रहा है, डायरेक्टली रोक रहा है, उसे आप इनडायरेक्टली जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला कि कंपनसेशन के नाम पे, फ्रॉड के नाम पे, डिसिट के नाम पे, टोर्ट की हेल्प लेकर के आप जो है वो क्या नहीं कर सकते, आप एक वॉइड एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ जो है वो क्या करता है, फॉरबिड करता है कि वॉइड एग्रीमेंट किसी भी कीमत पे एनफोर्स नहीं हो सकता। इसीलिए जो डायरेक्ट मनाही है, जो लॉ डायरेक्ट मना कर रहा है जिस काम के लिए, उसको आप इनडायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी का नाम लेकर के, मतलब फ्रॉड, अभी मैंने जो बताया आपको, फ्रॉड, डिसीट, टोर्ट, कंपनसेशन, ऐसे इन द नेम ऑफ दीज वर्ड्स यू कांट एनफोर्स द वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये लेस्ली वर्सेस शेल का केस जो है ये हो गया था, ये 1914 में आया था, और ये जो केस था ये टोटली हमारा इंग्लिश लॉ था, इंग्लिश केस था, तो इंग्लिश लॉ जो है वो इसमें बना था। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया कि हम क्या नहीं कर सकते, माइनर को हम फ्रॉड के लिए भी स्यू नहीं कर सकते, उसको कंपनसेट भी नहीं कर सकते। रेस्टिट्यूशन हाँ करवा सकते हैं, बट वो भी एक लिमिटेड एक्सटेंट में करवाएंगे। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग रेस्टिट्यूशन सिर्फ किसकी होगी, प्रॉपर्टी की होगी, वो भी कब, जब वो प्रॉपर्टी क्या होगी, माइनर की पोजीशन में होगी, और साथ के साथ वो ट्रेसेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना? इसी के कंट्रास्ट में अब हम एक दूसरा केस जो है वो डिस्कस करेंगे। केस का नाम क्या है, खानगुल वर्सेस लक्का सिंह। अब ये खानगुल वर्सेस लक्का सिंह जो केस है ये 1928 में आया था, इंडियन केस था ये, और ये लाहौर हाई कोर्ट का केस था। इसमें जो जस्टिस थे वो शादीलाल जस्टिस। ठीक है, केस का नाम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, खानगुल वर्सेस लक्का सिंह। 1928 में ये केस आया था, लाहौर हाई कोर्ट का केस था। शादीलाल जस्टिस जो थे वो इसमें यहाँ पर जज थे जिन्होंने जजमेंट दी। इस केस में जो कोर्ट है उसने एक अडॉप्ट की लिबरल अप्रोच। ठीक है, केस के फैक्ट्स क्या थे, केस के फैक्ट्स भी ऐसे ही हैं थोड़े से। जो खानगुल था ना, ये माइनर था यहाँ पर, इसने भी अपनी एज को छुपाया, फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंटेड हिज एज, और उसने क्या किया, ही सोल्ड अ पीस ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू द लक्का सिंह, मतलब लक्का सिंह को अपनी एक प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी। लक्का सिंह ने क्या किया, पैसे जो है वो उसको दिए, खानगुल को जो है वो पैसे दे दिए। ठीक है, और पैसे जो है खानगुल ने स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, और बाद में खानगुल ने जो है ये जो सेल एग्रीमेंट हुआ था लक्का सिंह के साथ, इसको क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया। किस पे चैलेंज किया, ऑन द ग्राउंड ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के ग्राउंड पर उसने सेल एग्रीमेंट को क्या किया, चैलेंज किया,
और उसे कहा कि ये जो सेल एग्रीमेंट है ये क्या है, वर्ड है और हम इसे एनफोर्स नहीं करा सकते। और पैसे जो लिए थे लखा सिंह से वो भी उसने क्या कर लिए, खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए। तो अब कोर्ट के सामने ये केस आया था जब, तो कोर्ट ने एक लिबरल जो अप्रोच है वो अडॉप्ट की। ठीक है, कोर्ट ने एक बार फील किया कि ये तो एक प्रकार से बहुत ज्यादा अनजस्ट एनरिचमेंट है, यानी जो माइनर है वो अपनी माइनॉरिटी का जो है वो बेनिफिट उठा रहा है। ठीक है, अब देखो ना, अपनी जो है ये क्या करेगा, अगर इसको वर्ड कराएंगे तो एनफोर्स नहीं हो सकता, एनफोर्स नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी लखा सिंह को मिली थी वो भी प्रॉपर्टी उसे वापस करनी पड़ेगी खानगुल को, और जो खानगुल ने लखा सिंह से पैसे लिए थे वो भी नहीं हम उसको वापस करवा सकते, मतलब हम रीपे भी नहीं करवा सकते, किसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल उसको लायबल नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने यहाँ पर अनजस्ट एनरिचमेंट को जो है वो क्या दी थी, प्रेफरेंस दी थी। अब आप याद कीजिए मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में क्या किया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में कोर्ट ने जो है वो किसको, पर्सनल इनकैपेसिटी को प्रेफरेंस दी थी। ठीक है ना, उसने पर्सनल इनकैपेसिटी को प्रेफरेंस दी थी, किसके कंपैरिजन में, अनजस्ट एनरिचमेंट के कंपैरिजन में। बट यहाँ इस केस में खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में शादीलाल जस्टिस ने एक मतलब बैलेंस अप्रोच अपनाई और उसने ये कहा कि ठीक है, हम वॉइड एग्रीमेंट है, हम एनफोर्स नहीं कराएंगे, सेक्शन 64 65 एप्लीकेबल हम नहीं करा सकते। ठीक है, बट यस, पर हम ये करेंगे कि हम माइनर को अलाउ नहीं करेंगे टू जस्ट मतलब टू अनजस्ट सॉरी जस्ट एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। ठीक है ना, तो ये एक लॉ है जो आप लिख सकते हो, नो वन इज अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ at the cost of the other। ठीक है, ये वाली लाइन आपको इसमें से मेंशन करना, आपने एग्जाम में ये वाली जरूर मेंशन करना कि अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब है कि नो वन इज अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। तो हम यहाँ पर माइनर को अलाउ नहीं करेंगे कि वो अनजस्ट एनरिचमेंट करे, मतलब ठीक है ना, किसकी कॉस्ट पे, लखा सिंह की कॉस्ट पे, एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। तो फिर क्या किया कोर्ट ने, फिर क्या किया कोर्ट ने, माइनर को मॉनेटरी रिलीफ देने को बोला। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको मॉनेटरी जो है वो रिलीफ देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो इंडियन लॉ है वो इंग्लिश लॉ से डिफर करता है। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो इंग्लिश लॉ है वो क्या कहता है कि रेस्टिट्यूशन होगी, बट किसकी होगी, प्रॉपर्टी की, है ना। इंडियन लॉ कहता है कि रेस्टिट्यूशन इज पॉसिबल ऑफ बोथ मनी एज वेल एज प्रॉपर्टी, यानी मनी की भी हो सकती है और प्रॉपर्टी की भी होती है, बशर्ते वही कंडीशंस दोनों में सेम रहेगी कि मनी या प्रॉपर्टी जो भी है वो माइनर के पोजीशन में भी होनी चाहिए और दूसरा जो है वो क्या होनी चाहिए, ट्रेसेबल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रेस्टिट्यूशन हो गया। और बाकी इसके अलावा कोर्ट ने हेल्प ली किसकी, सेक्शन 33(2) सब क्लोज बी की हेल्प ली, SRA का। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसका सेक्शन 33 सब क्लोज टू बी कोर्ट को क्या देता है, डिस्क्रिशन देता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा वर्ड है, मे। सेक्शन 33 सब क्लोज टू बी को अगर आप देखोगे तो वहां पर वर्ड जो है वो मे लगा हुआ है। मे का मतलब है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है, अगर वो चाहे तो माइनर के अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है। वो माइनर को कह सकता है कि जो अनजस्ट एनरिचमेंट आपने ली है आप उसे क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए, आप उसको रेस्टिट्यूट जो है वो कर दीजिए। ठीक है, बट यहाँ पर कोर्ट, ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, कोई मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है कि कोर्ट ऐसा करेगा ही करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना चाहिए तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो माइनर को बोल सकता है रेस्टिट्यूशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 64 65 जो है वो टेक्निकली हम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते, तो फिर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, सेक्शन 33 सब क्लोज टू बी SRA की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। मोहरी बीबी बहुत स्ट्रिक्ट रूल था। ठीक है, खानगुल वर्सेस लखा सिंह में थोड़ी सी लिबरल अप्रोच अपनाई। लेस्ली वर्सेस शायद इंग्लिश का केस था, वो भी काफी स्ट्रिक्ट था। अच्छा, फिर इसी के कंटेक्स्ट में, ठीक है,
इसी के कंटेक्स्ट में एक और केस था हमारा, अंतिया प्रसाद वर्सेस चंदन लाल का केस था ये, ठीक है। ये केस जो है ये आया था 1937 में और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था। सुलेमान इसमें जस्टिस थे। इन्होंने बिल्कुल ना जैसे खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में जो आई थी ना, एक लिबरल अप्रोच आई थी, उसने इसको फॉलो नहीं किया। इस केस में खानगुल वर्सेस लखा सिंह की जो लिबरल अप्रोच थी, जो एक लिबरल मेथड अपनाया था कोर्ट ने, इसने इस केस में जो है वो इस कोर्ट ने उस लिबरल अप्रोच को नहीं अपनाया। इस केस की जो फैक्ट्स थे ना, इसमें ये जो अज़दिया प्रसाद है ये माइनर था, वही इसने भी, इसके जो केस हैं वो मोर और लेस जो सिमिलर है वो किससे है, मोहरी बीबी से। मोहरी बीबी के थे ना, जैसे कि उसने मॉर्टगेज कर दी थी और पैसे उससे ले लिए थे, तो इस वाले केस के जो फैक्ट्स हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, मोहरी बीबी से मिलते जुलते फैक्ट्स हैं। वही अपने मॉर्टगेज कराई, पैसा लिया, पैसे देने से फिर मना कर दिया, और जो इसकी जो जजमेंट है ना, जो इस केस में जो जजमेंट आई थी वो किससे इन्फ्लुएंस्ड थी, वो लेस्ली से इन्फ्लुएंस्ड थी। इस वाली जजमेंट का जो है वो प्रभाव था इस जजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो है वो कितनी, मतलब कितने केसेस जो है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। देखो, मैंने आपसे केस डिस्कस किए, एक तो मैंने आपसे किया मोहरी बीबी वाला केस, ठीक, एक मैंने किया लेस्ली, एक हमने किया खानगुल केस, और एक मैंने अभी करवाया आपको अज़दिया प्रसाद वर्सेस चंदन लाल। 4 केस जो है वो हमने क्या किए, डिस्कस कर लिए माइनर से रिलेटेड, ठीक है। अब इन केसेस के अंदर जो है वो हमने कौन कौन से लॉ पॉइंट डिस्कस किए या हमने क्या क्या किया, तो वो थोड़ा सा अब आपको देखना है। देख, सबसे पहला आप बताइए, पहला जो है सबसे पहले क्या था, ये 1903 में आया था, ठीक है, ये 1914 में, ये 1928 में, ये 1937 में, ठीक है। माइनर के जो एग्रीमेंट की नेचर थी वो तो फिक्स हो गई, यानी माइनर का जो एग्रीमेंट है वो तो वॉइड रहेगा, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब नल एंड वॉइड इन द आईज ऑफ द लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। आप शुरू से ही ये तो वॉइड है, यानी आप इसको तो एनफोर्स करा ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी आप इम्पोज नहीं करेंगे ऑन द माइनर। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी किसी भी नाम पे, ठीक है ना, किसी भी नाम पे, चाहे टोर्ट है, चाहे फ्रॉड है, डिसीट है, कुछ भी है, किसी के नाम पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो लायबिलिटी है वो माइनर के ऊपर इम्पोज नहीं होगी, ठीक है। तीसरा, रेस्टिट्यूशन अलाउड होगा, बट नॉट अंडर सेक्शन 64 एंड 65। 64 और 65 के अंदर तो रेस्टिट्यूशन अलाउड नहीं होगा। हाँ, यस, सेक्शन 33 सब क्लोज टू BSRA, इसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, अगर वो चाहे तो वो दूसरी पार्टी को जो है वो रिलीफ दे सकता है, ठीक है। रेस्टिट्यूशन में भी मैंने बता दिया, इंडियन लॉ में और इंग्लिश लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडियन लॉ में रेस्टिट्यूशन दोनों की हो सकती है, मनी की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। इंग्लिश लॉ में केवल प्रॉपर्टी की होगी, कंडीशंस वही रहेंगी, प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन में होनी चाहिए और ट्रेसेबल होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये सारा जो है वो माइनर के एग्रीमेंट के केस हमारे जो है वो डिस्कस हो गए, ठीक है। अब थोड़े से इसमें कंसेप्चुअल्स हैं, कुछ एक कंसेप्चुअल्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेन लॉ पॉइंट्स जो है वो हेल्ड हुए थे इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस, ठीक है। अब मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, क्या माइनर एग्रीमेंट को रेटिफाई कर सकता है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी? क्वेश्चन ये है आपका कि क्या माइनर एग्रीमेंट की रेटिफिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेटिफिकेशन क्या होती है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किसकी? एक्ट की। कौन सा एक्ट? जो हुआ था। कैसे? विदाउट अथॉरिटी। क्या करने के लिए?
thereby making valid, कब से, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, रेटिफिकेशन का मतलब है कि कंफर्मेशन करनी है आपने, आपने कंफर्म कर दिया, अप्रूव कर दिया। किसको? एक एक्ट को आपने अप्रूव कर दिया। कौन सा एक्ट? जो पहले हुआ था, ठीक है ना, पहले हुआ था। कैसे हुआ था? विदाउट अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी नहीं थी करने की, बट फिर भी वो एक्ट हमने कर दिया, और बाद में जाकर के हमने उस एक्ट को क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया, ताकि ये वाला जो एक्ट है ये हमारा क्या हो सके? वैलिड हो सके। कब से? फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जब बना था। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ लैंड को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के। ए जो है वो कितने साल का था? 16 साल का था। ठीक, अब 16 साल का है तो इसका मतलब है कि ए क्या है? माइनर। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये क्या था? वॉइड, यानी कि इस एग्रीमेंट को आप किसी भी तरह से एनफोर्स तो करा नहीं सकते। अब जब एनफोर्स नहीं करा सकते तो जब ये 2 साल बाद ये ए जो है वो 18 साल का होगा, तो क्या ये कह सकता है कि अब ये जो एग्रीमेंट है इसको मैंने कंफर्म कर दिया। ठीक है ना, मैंने इस एक्ट को क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया, ताकि इसी डेट से अब ये एक्ट जो है वो क्या हो जाए? आपका वैलिड हो जाए। तो आंसर है नो, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ए 18 साल का होगा तो इसे क्या करना पड़ेगा? फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना पड़ेगा। ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, वे कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो हम माइनर के एग्रीमेंट को नहीं दे सकते। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? तो क्या रूल बना? रूल ये बना, नो रेटिफिकेशन। ओके, रूल क्या बना हमारा? नो रेटिफिकेशन ऑफ एन माइनर एग्रीमेंट, यानी माइनर के एग्रीमेंट की आप रेटिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है आपके पास। 2 पर्सन है, ए और बी, और इन्होंने एग्रीमेंट जो है वो किया किसके साथ? सी के साथ। अब ए तो क्या है? माइनर, बट ये जो बी है ना ये मेजर है। इसका मतलब है कि इसमें इन दोनों की ज्वाइंट लायबिलिटी थी। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए कि अब यहाँ पर ए और बी, ए तो क्या है? माइनर, बी कौन है? मेजर। दोनों की लायबिलिटी क्या है? ज्वाइंट। रूल के अकॉर्डिंग माइनर का एग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल है नहीं, यानी माइनर को तो आप किसी भी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल लायबल नहीं कर सकते। तो ए तो एब्सोल्व हो जाएगा, यानी ये तो अपनी लायबिलिटी से बच गया। अब आप एक बात बताइए, अब क्योंकि ये जो ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, या ये कह सकते हो कि ये जो मेजर माइनर के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या माइनर अगर एब्सोल्व हो गया अपनी लायबिलिटी से, तो क्या बी भी एब्सोल्व हो जाएगा? यानी क्या बी को भी हम कॉन्ट्रेक्चुअली लायबल नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि वो किसके साथ था? माइनर के साथ था। तो एज ए होल दोनों को ही हम एब्सोल्व कर देंगे फ्रॉम द लायबिलिटी। तो आंसर है नो। माइनर की माइनॉरिटी का बेनिफिट मेजर को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजर जो है वो बी क्या है? मेजर है, वो कॉम्पिटेंट है टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है कि इसकी माइनॉरिटी का बेनिफिट बी को नहीं मिलेगा। बी अपनी लायबिलिटी से जो है वो एब्सोल्व नहीं हो सकता, उसका छुटकारा नहीं है। केवल ए अपनी लायबिलिटी से बचेगा, बी लायबिलिटी से नहीं बचेगा, भले ही दोनों ने मिलकर के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो। किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस करते हैं माइनर एग्रीमेंट की। सबसे पहले जो है वो हमने करना है सेक्शन 68। बेरेक्ट लैंग्वेज बाद में करेंगे, पहले जो है उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए एक 10 साल का बच्चा है, कुछ मिस हैप हो गया इसके साथ। ठीक है, और ये अकेला रह गया, मतलब मदर और फादर जो है वो उसके नहीं है। आप ये बच्चा बिल्कुल अकेला है, और 10 ईयर्स का ये बच्चा है। 10 साल का बच्चा है तो इसका मतलब है कि ये माइनर है। तो माइनर है तो लो क्या कहता है कि माइनर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं सकता। अब इसका एक रिलेटिव था बी। ठीक, ये आया है इसके पास,
इसने बच्चे की क्या की, इसने बच्चे की सारी नेसेसिटीज कंप्लीट की। बच्चे की नेसेसिटी क्या होती है, उसका फूड, खाना, उसका शेल्टर, उसका रहना सहना, उसकी एजुकेशन, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, जो उसके खर्चे थे, मतलब जो लाइफ, जो हमें एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो बी ने आकर के क्या कर दी, कंप्लीट कर दी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ए और बी के बीच में टेक्निकली तो कुछ भी नहीं है, टेक्निकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं, क्योंकि ए तो क्या है, माइनर है, उसने बी के साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट तो हुआ नहीं। तो अब क्या ये बी अपना, इसने जो भी खर्चा किया होगा माइनर के लिए, क्या ये कभी भी उसको रीएम्बर्स नहीं करवा सकता? बात समझ में आ रही है? मान लीजिए उसने माइनर को मेंटेन करने के लिए कम से कम इसका 1 लाख रुपया लग गया, तो क्या ये बी अपना 1 लाख रुपया ए से नहीं ले सकता? नहीं ले सकता, क्योंकि माइनर का एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं है, ये तो हमें लॉ ने बताया। पर लॉ जो है वो ऐसा नहीं करता। देखिए छोटी सी बात है, अगर मान लीजिए लॉ ये कहता है कि ना, टेक्निकली वो लॉ बिल्कुल ऐसे का ऐसा सच बी पे लग जाएगा, तो आप एक बात बताइए कि कोई भी इंसान इस तरह से किसी भी वल्नरेबल पर्सन की हेल्प करेगा? किसी को भी अगर ये पता लग जाए कि हाँ भाई मेरा पैसा एक बार चला गया तो मेरा पैसा तो दोबारा आएगा नहीं, लो तो मेरा पैसा जो है वो मुझे कभी वापस दिलाएगा ही नहीं, तो जो हेल्पिंग हैंड वाला कंसेप्ट है कि लोगों की मदद करने वाला कंसेप्ट है, वो तो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाएगा। तो लोग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। तो लॉ जो है वो क्या करता है, किस पर्सन की, ऐसे पर्सन की जो एक माइनर की या एक अनसाउंड पर्सन की, ठीक है ना, जो वल्नरेबल पर्सन है, अगर उनकी हेल्प करता है तो लॉ भी उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। और लॉ जो है वो हेल्प कर रहा है किस में, सेक्शन 68 के थ्रू जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो सेक्शन 68 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी माइनर को या किसी अनसाउंड पर्सन को हेल्प करता है, तो जितने भी उसने खर्चा किया है उसकी बेसिक नेसेसिटीज को कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी क्या होगी, रीएम्बर्समेंट होगी। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि रीएम्बर्समेंट तो होगी, पर वो सिर्फ किससे होगी, फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी। सिर्फ माइनर की प्रॉपर्टी से रीएम्बर्समेंट होगी। अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको जो है वो रीएम्बर्समेंट हो जाएगी, उसको पैसा मिल जाएगा, बट माइनर को किसी भी तरह से पर्सनली लायबल नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए इस माइनर के पास जो है वो इसके मम्मी पापा जो भी है उसको प्रॉपर्टी छोड़कर गए होंगे जो इस बच्चे के नाम होगी, तो उस प्रॉपर्टी से बी जो है वो अपना क्या करेगा, 1 लाख रुपया रीएम्बर्स कर लेगा। पर अगर इस बच्चे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वो अपना 1 लाख रुपया ये नहीं कह सकता कि मैं पर्सनली एक से जो है वो मैं लूंगा। पर्सनल लायबल नहीं कर सकते, सिर्फ माइनर की जो प्रॉपर्टी है उससे हम पैसे की क्या कर सकते हैं, रीएम्बर्समेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। एक और है इसमें, यहाँ पर तो देखो डायरेक्ट माइनर की ही हेल्प हो रही है। अब यहाँ पर किसी एग्जांपल के अंदर मैं बताऊं आपको, मान लीजिए ये पर्सन ना लुनाटिक है, इनसेन पर्सन है, पागल है, इसकी एक वाइफ और इसका एक बच्चा है। अब इस पर्सन की ड्यूटी है ना, ये पर्सन लीगली बाउंड है क्या करने के लिए, अपनी वाइफ को और अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए जो है वो लीगली बाउंड है। अब क्या होता है कि ये तो कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है ना, ये तो कुछ नहीं कर रहा, तो बी जो है वो क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है किसकी, वाइफ की और उसके बच्चे की मदद कर रहा है, उनकी बेसिक नेसेसिटी को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब ये कह दे, मान लो ये कहे कि भाई मेरे से थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसने कोई मेरी थोड़ा हेल्प की है डायरेक्ट, वो तो किसकी हेल्प कर रहा है, वाइफ और चिल्ड्रन की हेल्प कर रहा है। तो लोग कह रहे हैं नहीं, वाइफ और चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए लीगली बाउंड कौन था, ए, यानी आप लीगली बाउंड थे। अब क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बी ने अगर पूरा किया है तो बी इज एंटाइटल्ड टू रीएम्बर्समेंट। ठीक है, तो बी जो है वो यहाँ पर भी क्या होगा, रीएम्बर्समेंट अपना कर सकता है, पर पर्सनली लायबल नहीं, बल्कि कैसे करेगा, उसकी प्रॉपर्टी से करेगा। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट एक्सेप्शन, ये पहली एक्सेप्शन है सेक्शन 68। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे 68 से लेकर के जो आपके 72 सेक्शन है, ये किस में आते हैं, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा अलग से ही एक टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने जस्ट इसको क्या करना है, एज एन एक्सेप्शन ऑफ द माइनर एग्रीमेंट, आप इसे अभी तो इसी को यही समझेंगे कि ये माइनर एग्रीमेंट की क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, एजेंसी लॉ। अगर आप सेक्शन 184 देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का,
तो सेक्शन 184 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि माइनर जो होता है ना, इट कैन बी एजेंट। माइनर को जो है वो क्या किया जा सकता है, एजेंट जो है वो जो एजेंट होता है वो माइनर भी हो सकता है। देखो जैसे एक ए है, ये प्रिंसिपल, ठीक है, इसने क्या किया, इसने अपना एक बी जो पर्सन है जो 16 साल का है, इस ए ने क्या किया, उसको अपना एजेंट बना लिया। अब ये क्या करेगा, ये बी जो है ये किसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको ये लग रहा होगा कि बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब क्योंकि बी तो क्या है यहाँ पर माइनर है, तो इसका मतलब है कि ये तो एनफोर्सिएबल नहीं है। पर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो माइनर है ना वो क्या है, एजेंट है। एजेंट का मतलब कि बी का रोल नहीं है, बी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो किसके बिहाफ पर कर रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल कर रहा है, यानी ए के बिहाफ पर कर रहा है। तो एक्चुअल में तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है, ए और सी के बीच में हो रहा है। बी तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक एजेंट है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। बी इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कौन है, ए और सी। बी तो सिर्फ ए का क्या है, एजेंट है। वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो किसके बिहाफ पर कर रहा है, ए के बिहाफ पर कर रहा है। तो इसीलिए जो है माइनर जो है वो क्या हो सकता है, एजेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, सेक्शन 184 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है, ठीक है। तीसरी एक्सेप्शन जो हम करेंगे वो हम करेंगे सेक्शन 7 टीपीए। टीपीए जो है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट है, उसका सेक्शन 7 क्या कहता है कि जो ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी की वो किसके बीच में है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में है। यानी जो अपनी दे रहा है प्रॉपर्टी वो क्या है, ट्रांसफरर, जिसके नाम वो कर रहा है वो क्या है, ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर तो जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। टीपीए क्या कहता है, ट्रांसफरर तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी वो तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड मेजर, है ना, नॉट डिस्क्वालिफाइड। पर जो ट्रांसफरी है वो माइनर हो सकता है। तो ये भी क्या है, इसकी एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 7 ऑफ टीपीए, ये माइनर एग्रीमेंट की क्या है, एक्सेप्शन है। फोर्थ जो है हम कर सकते हैं वो हम करेंगे सेक्शन 30 आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 30 क्या कहता है कि जो माइनर है ना, इट कैन बी एडमिटेड एज ए बेनिफिशियरी इन अ पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट नहीं, सॉरी, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम माइनर को क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं एज अ बेनिफिशियरी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइनर की एडिशन भी हो सकती है एज ए बेनिफिशियरी इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेक्शन 30 आईपीए है, ये भी क्या है, आपकी एक्सेप्शन है। तो माइनर का जितना भी था, मेरे ख्याल से माइनर में हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो। माइनर एग्रीमेंट की नेचर डिस्कस हो गई, माइनर एग्रीमेंट के जितने भी केसेस थे, 4 केसेस थे, वो हमारे डिस्कस हो गए। रूल्स सारे डिस्कस हो गए हैं, एस्टोपल, रेस्टिट्यूशन, रेटिफिकेशन, ज्वाइंट लायबिलिटी। एक्सेप्शंस हमारी डिस्कस हो गई है, सेक्शन 68 आईसीए का, सेक्शन 184 आईसीए, सेक्शन 30 आईपीए एंड सेक्शन कौन सा अभी हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, वो हमने किया था सेक्शन 30 किया था, सेक्शन 184 हो गया, ठीक है ना। हाँ, सेक्शन 7 टीपीए, ट्रांसफर और ट्रांसफर, ये वाला भी हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार देख लूँ आपको कुछ रह तो नहीं गया इसमें। चलिए, ये मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया, मतलब मैंने कंसेप्ट तो आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर अब आप चाहो तो मैं आपको एक बार ना बेयर एक्ट की लैंग्वेज दिखा देती हूँ, ठीक है। चलो इसी को खोल लेते हैं पहले। सेक्शन 64 देख लो, सेक्शन 64, 65, 68 ये भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है कि कंसिक्वेंसेज ऑफ द रेसिशन। रेसिशन का मतलब क्या है, रिसाइंड, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर रहे हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी बताया था ना मैंने कि माइनर एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन जो है वो हम 64 में नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 64 जो है वो बात करता है रेस्टिट्यूशन इन केस ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देखो, व्हेन ए पर्सन at whose option a contract is voidable resigned it, ठीक है ना। मतलब
जिस पर्सन के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का, अगर वो रिसाइन करता है तो दूसरी पार्टी को जरूरत नहीं है उसको परफॉर्म करने की, ठीक है। और जो पार्टी रिसाइनिंग है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रही है उसने क्या करना, इफ यदि उसने कोई भी बेनिफिट रिसीव किया है, देखो यहाँ पर आ गया ना अनजस्ट एनरिचमेंट, तो यानी यहाँ ये किसकी बात कर रहा है, रेस्टिट्यूशन की बात कर रहा है। मैंने अभी क्या बताया आपको, रेस्टिट्यूशन का मतलब रिटर्न व्हाट यू हैव रिसीव्ड अनजस्टली, जो अनजस्टली आपने रिसीव किया आप उसे वापस कीजिए, उसी में हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। तो ये जो लाइन है ना, इफ ही हैव रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर फ्रॉम द अनदर पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये रेस्टिट्यूशन की ही बात कर रहा है, ठीक है। रेस्टोर सच बेनिफिट सो फार एज मे बी टू द पर्सन फ्रॉम होम इट वाज रिसीव्ड। सिंपल है, सीधी सी बात है। सेक्शन 64 डील करता है किससे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से, रेस्टिट्यूशन इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बट माइनर का एग्रीमेंट क्या है, वॉइड, तो ये तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप, सेक्शन 65 क्या कहता है, हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज। देखो जिसने एडवांटेज रिसीव किया है, यानी वही बेनिफिट जो है उसने लिया, कैसे, अंडर द वॉइड एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वॉइड। यहाँ वर्ड देखो क्या, व्हेन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, इसका मतलब है कि वॉइड एब इनिशियो नहीं है। माइनर एग्रीमेंट क्या था, वॉइड एब इनिशियो, यानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वॉइड है। पर यहाँ क्या कह रहा है, एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, यानी बाद में पता चला कि एग्रीमेंट वॉइड या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि माइनर एग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ भी इसकी बात कर रहा है कि या तो उसको रेस्टोर कराए, रेस्टिट्यूशन कराए, या फिर उसको कंपनसेशन करे, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो है फिर हमारा लास्ट, मैंने अभी आपको अभी समझाया, सेक्शन 68 क्या कहता है, देखो क्लेम, क्लेम करता है, कोई बंदा क्लेम करेगा किसके लिए, नेसेसरीज जो उसने सप्लाई की, किसको, पर्सन को, कौन से पर्सन को, जो इनकैपेबल है, क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और ऑन हिज अकाउंट, ठीक है। इफ अ पर्सन इनकैपेबल है ना, ये अगर कोई पर्सन इनकैपेबल है एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, अब बताइए कौन सा पर्सन इनकैपेबल है। हमने किसकी बात की थी, माइनर की बात की थी। हमने कौन से पर्सन की बात की थी, लोनांटिक पर्सन की बात की थी, है ना। कोई पर्सन जो इनकैपेबल है, इनकैपेबल में हम माइनर और लोनांटिक दोनों ही लेंगे, तो इसीलिए सेक्शन 68 जो है वो उसके एक्सेप्शन भी बनता है। और एनी वन होम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, अभी बताया था मैंने आपको, भी वो रोमांटिक पर्सन अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के लिए क्या था, लीगली बाउंड था, पर वो नहीं कर रहा। इज सप्लाइड बाय द अनदर पर्सन, है ना, दूसरे पर्सन ने क्या सप्लाइड की थी, नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, यानी बेसिक नेसेसिटी की बात करता है। यहाँ नहीं है कि वो बच्चा जो है वो रोज 5 स्टार होटल में जाकर के खाना खाए और फिर वो उसको पैसे दे और बाद में कहे कि सर मैं तो इसको रोज 5 स्टार होटल में खाना खिलाता था तो मेरे पैसे वापस कराए। नो, कोर्ट कहेगा भाई नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, यानी बेसिक नेसेसिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड उसके मदर फादर ने दिया था वो स्टैंडर्ड ही उसको मेंटेन करवाना है, ठीक है ना। भाई बड़े बड़े 5 स्टार या 7 स्टार होटल की बात नहीं हो रही यहाँ पर। वो कह रहा है कि जो उसकी लाइफ को सूट करती है नेसेसरीज, वो द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू रीएम्बर्स, यानी रीएम्बर्समेंट होगा किससे होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी से रीएम्बर्समेंट होगी, आप उस इनकैपेबल पर्सन को पर्सनली लायबल नहीं कर सकते किसी भी कीमत, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन 68। तो इतना मतलब हमने सारा माइनर एग्रीमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप ही रिवाइज कीजिए, अब आपका तो काम है रिवाइज करना, बहुत बार बार उसको देखो, बेयर एक्ट पढ़ो, ठीक है।